नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार जसवंत हाई स्कूल खिजरसराय से पुनः आपके सामने अर्थशास्त्र के लिए कक्षा 11 हेतु पाठ 1 के भाग 4 को लेकर आया हूं और ये आपकी पाठ 1 का अंतिम भाग है। इस भाग का नाम केंद्रीय समस्याएं या आर्थिक समस्याएं हैं। मूल शब्दों में या समझने वाली भाषा में अगर हम कहें तो ये हम कह सकते हैं कि इस भाग का सही नाम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं या अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं हैं। छात्रों, बहुत सारे किताबों में हमने देखा जो सीबीएसई पैटर्न और बिहार बोर्ड पैटर्न पर हैं, तो उनमें मार्शल, एडम स्मिथ और रॉबिन्स की परिभाषा के बाद कई किताबों में केंद्रीय समस्याएं नहीं दे रहे हैं, कई किताबों में दे रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगा तो मैंने समझा कि अगर ये केंद्रीय समस्याएं नहीं समझी जाएगी या हम नहीं समझा पाते हैं तो अर्थशास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट है वो छात्रों को सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। ये केंद्रीय समस्याएं कोई सामान्य चैप्टर नहीं है, ये सारे अर्थशास्त्र का निचोड़ यहाँ पर है। अतः हम इसको आपके सामने इसी कारण इस कक्षा में लाने का प्रयास किया है। अब आप देखिए, ये केंद्रीय समस्या या आर्थिक समस्याएं हैं। वस्तुतः आप 3 परिभाषाओं का अब तक अध्ययन कर चुके हैं। पहली परिभाषा एडम स्मिथ की थी, दूसरी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की थी और तीसरी परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स की थी। विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से यह साफ प्रमाणित हुआ कि अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं। यह अलग बात है कि एडम स्मिथ की समस्या थी कि धन से और अधिक धन कैसे कमाया जाए। मार्शल की समस्या थी कि धन के जरिए मानव कल्याण कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन रॉबिन्स ने इन दोनों तथ्यों को नकारते हुए कहा कि समस्याएं न धन से धन कमाने की है, न धन से मानव कल्याण की है। समस्याएं तो मूल रूप से ये है कि चाहे व्यक्ति धन कमाए या न कमाए, समस्या सबके पास है। और ये समस्या है कि किसी भी कार्य के लिए मेरे पास साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं। अब सीमित साधन और अनंत आवश्यकताओं के बीच में संघर्ष है और यही संघर्ष आर्थिक समस्याएं हैं। मैं फिर एक उदाहरण दे देता हूं। आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप स्कूल जा रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं एक किताब जरूरी है, उसकी कीमत भी 10 रुपये है। एक कलम जरूरी है, उसकी कीमत भी 10 रुपये है। समोसा खाने की भी इच्छा हो रही है, उसकी कीमत भी 10 रुपये है। लेकिन 10 रुपये का एक ही नोट आपके पास है। आवश्यकताएं आपके सामने 3 खड़ी हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी एक आवश्यकता को ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके सामने समस्या आई ना, आपको इच्छा तो सब चीज की थी कि ये भी होता, वो भी होता, वो भी होता। ये अलग बात है कि एक इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे कारण उस 10 रुपए को नोट को आपने वहां पर खर्च किया। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि आर्थिक समस्या तो आ गई, धन कम पड़ गए और आवश्यकताएं ज्यादा पड़ गई। तो इस तरह से ये जो सीमित साधन और अनंत आवश्यकताओं के बीच में संघर्ष है, इसी को हम दूसरे शब्दों में आर्थिक समस्या या केंद्रीय समस्या कह सकते हैं। ये एक व्यक्ति पर भी लागू होता है और एक पूरे देश पर भी लागू होता है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी यह लागू होता है। एक व्यक्ति अपने आय के अनुसार व्यय को सही करने की, संतुलित करने की कोशिश करता है। कुछ आवश्यकताओं को छोड़ता है, कुछ आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। और एक राष्ट्र अपने राष्ट्र के निर्माण हेतु यह तय करता है कि कौन सी काम करना पहले जरूरी है, कौन सा काम करना जो है, कौन से काम को पहले किया जाए, कौन से काम को छोड़ा जाए। अगर उस व्यक्ति या राष्ट्र के पास असीमित संपत्ति होते, असीमित धन होते, असीमित साधन होते, तो यह समस्या नहीं आती। तो वास्तव में केंद्रीय समस्या का मतलब मूल समस्या है जिसके इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है, चाहे वह व्यक्ति की अर्थव्यवस्था हो या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था हो या विश्व की अर्थव्यवस्था हो। इसी कारण इसका नाम केंद्रीय समस्या पड़ा। मैंने यहां साधन शब्द प्रयोग किया है और साधन सिर्फ मैंने ही नहीं, तमाम अर्थशास्त्रियों ने प्रयोग किया है। साधन का तात्पर्य यहां मूल रूप से उत्पादन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उत्पादन में जो साधन लगते हैं
उन्हीं साधनों की आवश्यकताओं की तो पूर्ति होती है। साधन लगते हैं, साधन प्रयास करते हैं, साधन अपने उपभोग के लिए साधन कमाते हैं और तब उन साधनों से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो संक्षेप में, यद्यपि कि विस्तार में आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में यहां पर भी उत्पादन के साधनों को आप जान लें और थोड़ा सा पुनः बोर्ड की ओर आ जाएं। उत्पादन करने के लिए संक्षेप में हम यही कहेंगे कि 5 साधन की आवश्यकता होती है। आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं, उत्पादन के साधन हैं जिसके नीचे 5 साधन बताए हुए हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और व्यवस्थापक। बहुत संक्षिप्त में मैं चल रहा हूं क्योंकि विस्तार से 12वीं में पढ़ना है। भूमि, आप ही बताइए, क्या बिना भूमि का उत्पादन संभव है? नहीं। बिना पूंजी का उत्पादन संभव है? नहीं। बिना लेबर का भी उत्पादन संभव नहीं है। बिना साहसी का भी उत्पादन संभव नहीं है। साहसी किसको कहते हैं? थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, इसको रटने की बात नहीं है। जो पूंजी, ये भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब को खरीद कर या किराए पर लेकर के व्यवसाय करने का हिम्मत करता हो, उत्पादन करने का हिम्मत करता हो, उसको साहसी कहते हैं। साहसी इसलिए कहते हैं कि जब भी वो उत्पादन के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में आता है तो वह नहीं जानता है कि हमको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। ये कंफर्म नहीं रहता है, सिर्फ आशा करता है, हिम्मत करता है और अपने आप को व्यवसाय में लगाता है। उसे लाभ मिलती है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। पॉजिटिव मिला तो लाभ कहेंगे, निगेटिव मिला तो हानि कहेंगे। एक बहुत अच्छे उदाहरण से आप चल सकते हो। आप देखो, आप अगर किसी मकान के एक फ्लोर पर से कूदे तो तालियां बजती है, दूसरे फ्लोर पर से कूदते हैं तो वाह वाह कहलाता है, लेकिन अगर कूदने में असफल रहते हैं तो पैर टूट जाता है। एक तरफ आपको शाबाशी मिल रही है, सफल होते हैं, तो दूसरे तरफ पैर टूट रहा है, यानी शाबाशी आपके लिए लाभ है और पैर टूट रहा है हानि है। दोनों चीजों वहां रखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अगर तीसरे फ्लोर पर से कूदते हो तो आपको मेडल मिलता है, चैंपियन कहलाते हो, लेकिन अगर असफल होते हो तो जान भी जा सकती है। तो इसी को तो हम साहसी कहेंगे व्यवसाय में, कि जो लाभ के अनिश्चितता के गलियारे में काम करने की हिम्मत करे वही साहसी कहलाता है। इन सारे साधनों को जुटाता है एक जगह। और व्यवस्थापक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति या व्यक्तियों की टीम होती है जो कैसे बिजनेस को चलाया जाए इसके बारे में वो सिद्धांत बनाता है और व्यवहार करता है। वास्तविक में व्यवस्थापक को हम कहें तो एक अलग उत्पादन के साधन के रूप में हम नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि ये भी श्रम की क्वालिटी में ही है। अंतर इतना ही है कि जो श्रम रूढ़ में हम समझ रहे हैं वो फिजिकल लेबर है, सारे शरीर से काम करते हैं, और ये मेंटल लेबर है, मस्तिष्क से काम करते हैं। अब इन सबों को मिलता क्या है ये ध्यान दीजिए। भूमि के मालिक को भूमि के प्रयोग के बदले में किराया मिलता है, जिसका अंग्रेजी रेंट होता है। इसको आर के सिंबल से देखते हैं। जैसे आपके घर में, बिल्कुल मैं कहता हूं बार बार कि जो पढ़िए व्यवहारिक पढ़िए, ऐसा मत समझिए कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है और मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं है। आपके घर में होता है। बहुत सारे छात्र, आप खेती बाड़ी से आपके गार्जियन जुड़े हुए होंगे, आपकी जमीन है, कोई खुद खेती करते हैं, कोई बटाई पर लगाते हैं, कोई पट्टे पर लगाते हैं। पट्टे पर जब खेती लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, खेती के बदले आपको किराया मिलता है, चाहे वह गल्ले के रूप में मिले या पैसे के रूप में मिले, रेंट मिलता है। मकान किराए पर लगाते हैं, वो भी तो भूमि ही है। अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय भूमि से जुड़ी हुई तमाम प्राकृतिक खनिज वगैरह सब होता है, और इन सब के बदले उसके मालिक को रेंट मिलता है, किराया मिलता है। पूंजी, जो पूंजी उधार देता है उसे इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है। किसी से आप पूंजी उधार लेते हैं तो आपको भी सूद देना पड़ता है, तो इसको हम आई के सिंबल से दिखा रहे हैं। श्रम, जो अपने श्रम का प्रयोग करता है उसे श्रमिक कहते हैं, और श्रम के प्रयोग के बदले में जो उसे मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं। उसको अंग्रेजी में वेज बोलते हैं, उसको डब्ल्यू के सिंबल से दिखा रहे हैं। और साहसी को लाभ या हानि मिलता है, इसको पी से हम दिखाते हैं। सिर्फ लाभ की बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले प्लस लगा दीजिएगा तो लाभ होगा, माइनस लगा दीजिएगा तो हानि होगा। अब आप गौर से देखें छात्रों, ये भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, आप अपने खुद सोचिए
कि आपके गार्जियन, हो सकता है आप 18 वर्ष के नहीं हो तो मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन गार्जियन तो जरूर हैं, आपके गार्जियन क्या इन चारों के अलावे भी कुछ हैं? या तो वो जमीन के मालिक हैं, या पूंजी के मालिक हैं, या मजदूरी या नौकरी करते होंगे, या व्यवसाय करते होंगे। इसके अलावा तो पूरे वर्ल्ड में पांचवा आदमी कोई नहीं होता है। पांचवा आदमी होता है वो विशेष प्रकार का काल्पनिक मनुष्य, या तो साधु सन्यासी या पागल। अर्थशास्त्र में ज्यादा हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो पूरी जनसंख्या यही 4 प्रकार के लोगों से भरी पड़ी है, यही 4 प्रकार के लोग हैं। तो एक देश की राष्ट्रीय आय हम कैसे निकाल सकते हैं? यही 4 प्रकार के लोगों की आय को हम जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय मेरी निकल जाएगी। और ये 4 प्रकार के लोगों का जोड़ क्या होगा कि भूमि से जो इनकम आ रहा है उसको आर कहेंगे, पूंजी से जो इनकम आ रहा है उसको आई कहेंगे, श्रम से जो इनकम आ रहा है उसको डब्ल्यू कहेंगे, और साहस से जो इनकम आ रहा है उसको पी कहेंगे। अर्थात राष्ट्रीय आय बराबर आर प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस पी, यानी किराया जोड़ सूद जोड़ मजदूरी जोड़ लाभ। किराया, इसी को अर्थशास्त्र में लगान भी कहते हैं। किराया ही लगान है, कोई दूसरा चीज नहीं है, जिसके बारे में आप 12वीं में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि केंद्रीय समस्याएं हैं क्या। अभी इस बात को हम देखें। अब इन राष्ट्रीय आय का जो बंटवारा होता है, इसी के आधार पर केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। ये बताता है कि राष्ट्रीय आय में किसका हिस्सा कितना है, श्रम का हिस्सा कितना है, पूंजीपति का हिस्सा कितना है, भूमिपति का हिस्सा कितना है, साहसी का हिस्सा कितना है। क्योंकि जो भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुएं खरीदेंगे या वस्तुओं की मांग करेंगे, वह मांग उनकी आय पर तो ही निर्भर करेगी। यदि जनसाधारण श्रमिक है और जिस देश में श्रमिकों की उच्च आय है, उस देश की उपभोग क्षमता भी ऊंची रहेगी। और इसे देख करके ही तो यह तय किया जाएगा कि उत्पादन जो है किन वस्तुओं का किया जाए। यानी एक तरह से इस जगह पर हम आते हैं कि आय किसके पास है, आवश्यकता कैसी है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। यह आय के आधार पर तो हम जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में किसका कितना हिस्सा है। अब इस आधार पर हम देखते हैं तो विभिन्न केंद्रीय और मूलभूत समस्याओं की तरह 3 समस्याएं आती है। पहला समस्या यहां देखिए, साधनों के आवंटन की समस्या है, एलोकेशन जो है। दूसरा है कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या, और तीसरा है समृद्धि की समस्या। अब हम इन तीनों को अलग अलग देखेंगे। साधनों के आवंटन की समस्या, आवंटन का मतलब क्या होता है, क्या समझ रहे हैं? इसको समझना होगा व्यवहारिक रूप से। हमारे पास कुछ साधन दिए हुए होते हैं, किस मद पर कितने साधन को हम खर्च करेंगे ये पहले तय कर लेते हैं। यानी विभिन्न मदों पर जो तय की गई साधन है, साधन की मात्रा है, इसी को हम आवंटन करते हैं। जैसे हमारे पास A B C D 5 काम है, 5 काम के लिए मेरे पास 100 रुपए है। एक काम सबसे ज्यादा जरूरी है और महंगा भी है, तो उसके लिए हम 30 रुपए फिक्स करते हैं, तो ये 30 रुपए कहा जाएगा कि उनके लिए आवंटित हो गया। तो हम किस प्रकार आवंटन करें, साधनों के आवंटन की समस्या के तहत हम इस बात का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। ये 3 चीज है हमारे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी अभी जो हम यहां पर बातें कर रहे थे वो सारी बातें यहां पर आ गई। वो ये आ गई कि उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन किनके लिए किया जाए। क्या किया जाए का मतलब है कि जनता क्या ज्यादा मांग रही है। उन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, मतलब कि तकनीक क्या होगी, और उत्पादन किनके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए। तो आपकी जनसंख्या जो है उसमें अधिकांश भाग कैसा इनकम वाले हैं, ये देखना पड़ेगा। कुछ और भी चीजें आएगी, उसको हम अलग अलग पॉइंट में देख सकते हैं। यहां पर एक चक्रीय हमने फिगर दिया है, इसको थोड़ा सा समझ लें ध्यान दे करके, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। इसके ऊपर हमने देखा कि विभिन्न केंद्रीय समस्याओं में 3 तरह की समस्या है। साधनों की आवंटन की समस्या, कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या एवं समृद्धि की समस्या। और साधनों के आवंटन की समस्या में ही 3 समस्याएं आती है, जिसमें एक है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। जनरली स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए।
को क्या कहते हैं, यानी बाकी दो को इग्नोर कर देता है। सामान्य रूप में जनरल लोग या कॉम्पिटिटिव परीक्षार्थी के रूप में, यदि आप अर्थशास्त्र के विषय नहीं है तो सामान्य रूप में इतना भी ख्याल रखिएगा कि मूल केंद्रीय समस्या में जो इस साधनों के आवंटन की समस्या है, इसी का तीनों पार्ट रखा जाता है, वो दो को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको यह ध्यान देना होगा कि यही नहीं है, ये तो सिर्फ एक साधन का, एक समस्या का ये तीन पार्ट है। इसके अलावा दो पार्ट है, उसमें है कुशलता का पार्ट, आप ध्यान से देखें, कुशल एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या, और तीसरा है विकास की समस्या, समृद्धि की समस्या। ये भी तो राष्ट्र और व्यक्ति को सोचना होता है। तो इस तरह से अब हम इस चक्रीय रूप में आते हैं। चक्रीय रूप को जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए, इसमें एक साइड मांग है और दूसरी साइड पूर्ति है। वस्तु एवं सेवा की मांग है और दूसरी तरफ साधन की पूर्ति है। यहां ध्यान देना यह है इस में फिगर में कि जो वस्तु एवं सेवा की मांग करते हैं वही साधन की पूर्ति करते हैं। जो वस्तु एवं सेवा की मांग करेंगे वही साधन की पूर्ति करते हैं। अब इसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करें। हम एक ग्राहक बन जाएं, हम बाजार से सामान खरीदने वाले हैं, हमको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान चाहिए, तो हम वस्तु एवं सेवा की मांग कर रहे हैं ना। आप छात्र हैं, आपको पढ़ाई चाहिए, तो शिक्षण सेवा की आप मांग कर रहे हैं। आपको आज आम खाने की इच्छा है तो आम की मांग कर रहे हैं, तो वस्तु और सेवा की आप मांग कर रहे हैं। अब वो वस्तु और सेवा आएगा कहां से? तो वस्तु और सेवा उत्पादन होके आएगा। उत्पादन के लिए साधन कहां से आएंगे? तो साधन हम ही लोग तो देते हैं, आम जनता ही तो देती है। हम ही में से कोई एक कहीं नौकरी करता है, कुछ उपजाता है, तो हम ही वस्तु एवं सेवा की मांग करने वाले भी हैं और हम ही साधन की पूर्ति करने वाले हैं। यहां देखिए, वस्तु एवं सेवा की मांग कर रहे हैं हम, अन्न, वस्त्र और मकान की मांग कर रहे हैं। और कौन मांग कर रहा है? तो जनता। और वही जनता अपनी इन चीजों को खरीदने के लिए कहीं से उसको आमदनी चाहिए ना, तो वह आमदनी के लिए काम करता है। कहाँ काम करता है? भूमि में, श्रम में, पूंजी में, और नहीं तो भूमि को किराया पर देता होगा। ठीक है, किसी की भूमि पर काम न करके भूमि पर काम करेगा तो श्रम कहलाएगा। भूमि को किराया पर देता होगा, पूंजी किराया पर देता होगा, अर्थात सूद कमाता होगा। तो हम ही वस्तु सेवा की मांग करते हैं और हम ही साधन की पूर्ति करते हैं। अब सेकेंड साइड आते हैं, वस्तु और सेवा की पूर्ति कौन करता है? हम तो सिर्फ साधन दे दिए, हम फैक्ट्री में चल गए काम करने, धान के खेत में हम काम करने चल गए, हम प्रोडक्शन नहीं न कर दिए, क्योंकि प्रोडक्शन 5 साधनों से होता है। हम तो सिर्फ एक साधन थे, या तो हम भूमि के मालिक थे और नहीं तो हम लेबर थे। 5 साधन तो हम ही नहीं थे, वो 5 साधन को इकट्ठा तक किया साहसी। और साहसी कौन होगा? तो व्यवसायिक फर्म है। व्यवसायिक फर्म का 2 रूप हो सकता है। पूंजीवादी सरकार में व्यवसायिक फर्में हो सकती है क्योंकि निजी तंत्र वहां होता है, और लोकतंत्र या समाजवाद में सरकार भी उस जगह पर खड़ी हो सकती है, यह भी व्यवसायिक फर्म है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, ये क्या करेंगे? यही हमको देंगे खाद्यान्न। तो आप कहिएगा कि अन्न कोई फैक्ट्री में उपजता है? अरे कृषि भी उद्योग का दर्जा ले चुका है, कृषि भी फर्म हो चुके हैं, तो खाद्यान्न हमको वहां से मिलते हैं, वस्त्र भी वहीं से मिलेंगे और मकान भी वहीं से मिलेंगे। अब ये व्यवसायिक फर्में जो है, ये देखिए कि ये साधनों की यही मांग करते हैं। हम क्या है? हम वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने साधन को बेचते थे कि हमको मजदूरी मिले, हमको वेतन मिले, हमको सूद मिले, तो हमारा कोई खरीदार होना चाहिए ना। तो के खरीदेगा आपको? आपको काम नौकरी कौन देगा? तो नौकरी व्यवसायिक फर्म में ना देगा। वो नौकरी कैसे देगा? कि अगर आप भूमि के मालिक हैं तो आपको लगान देगा, अगर आप लेबर है तो आपको मजदूरी देगा, और आप पूंजी हैं तो ब्याज देगा। तो देखिए, इधर पूर्ति जो है वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यवसायिक फर्म है, वो भोजन, वस्त्र और आवास की एक तरफ पूर्ति कर रहा है और दूसरी तरफ हमें हमारे साधनों को भी खरीद रहा है जो हम बेचने के लिए तैयार हैं। तो इस साइड आप देखिए, व्यवसायिक फर्म है जो एक तरफ हमारी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है और दूसरी तरफ हमारी साधनों को खरीदता है, यानी साधनों की मांग करता है। इस तरफ जनता है जो वस्तुओं की मांग करता है और अपनी साधनों को बेचता है, यानी भूमि को, श्रम को, पूंजी का यूज करके आय कमाता है। अब आगे बढ़े,
इसमें ये देखे पहला पॉइंट को कि क्या उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत दो प्रश्न खड़े होते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, पहला प्रश्न है कि क्या उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन नहीं किया जाए। और दूसरा प्रश्न है इसी के अंदर जुड़ा हुआ कि कितना उत्पादन किया जाए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पहले प्रश्न के अंदर है कि क्या उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन नहीं किया जाए, ये एक प्रश्न हुआ, और दूसरा है कि कितना उत्पादन किया जाए। अब पहला प्रश्न की व्याख्या समझ लीजिए। अगर युद्ध छिड़ा हुआ है तो दोनों का आ जा रहा है वहां पर संतुलन। क्या उत्पादन किया जाए, हथियार का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन नहीं किया जाए, कारों का उत्पादन बंद कर दो, वो जनता के लिए जरूरी नहीं है ना। तो ये नीति हम तय करते हैं ना। दूसरी है कि कितना उत्पादन किया जाए। युद्ध के संदर्भ में ले लेते हैं, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण खोज सकते हैं। हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, छोटा देश है, बड़ा देश है, ताकतवर देश है, उसके हिसाब से हथियारों का निर्माण करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसके हिसाब से हथियार का निर्माण हो। हाँ, ये डिपेंड किस पर करता है, तो साधनों पर, कि हमारे पास साधन कितने हैं। ठीक है, लेकिन हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि साधनों से मैक्सिमम उत्पादन हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो ये अब हम थोड़ा सा साधारण अवस्था में ले लेते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए। इस बात को लेकर के जब हम अल्पविकसित देश के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको पता है कि वहां खाद्यान्न संकट होता है। तो अल्पविकसित देश में संसाधनों की ज्यादातर उपयोग अन्न उत्पादन में कर दिया जाता है, और वही विकसित देश भारी मशीन और तकनीक की स्थापना में खर्च करते हैं। आप यहां फिगर में देख रहे हैं कि यह गेहूं के उत्पादन को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये एक अल्पविकसित देश का, या हम ये कहें वहां पर सिंबल दे रहा है कि हाँ, इस देश में अन्न की कमी है, अतः यहाँ का मुख्य उत्पादन की वस्तु गेहूं है। तो यहां साफ तौर पर स्पष्ट है, अतः वहां संसाधनों को प्राथमिक तौर पर जनसंख्या के हिसाब से अन्न उत्पादन में लगाया जाएगा, और अमीर देश अगर होंगे तो उच्च तकनीक में लगाया जाएगा। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्लास सिर्फ इंटर की नहीं है, तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी है। पूरे तरह से माइंड में बैठा लीजिएगा। इसी के लिए आपको इकोनॉमी हर एग्जाम में, जीएस के पेपर में 20% क्वेश्चन आते हैं, कोई कोचिंग जाना पड़ेगा। चले फिर हम आए, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। दो तरह के तकनीक इस्तेमाल किए जाते हैं, श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिस देश में जनसंख्या की बहुलता हो और पूंजी की कमी हो, वहां श्रम गहन तकनीक, जैसे भारत, चीन, या भारतीय महाद्वीप के, द्वीप के आसपास के तमाम राष्ट्र, जिसको इंडू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं पूरे, चाहे उसमें बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इसको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। यहाँ क्या, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ जनसंख्या अधिक है, लेकिन अंग्रेजी शासन या विदेशी शासन के कारण यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही और आज तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में तय बात है कि यहाँ भारी मशीन से जो काम करवाए जाए, उसके जगह पर श्रमिकों से काम करवाया जाए। एक तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, दूसरी तरफ उत्पादन भी होगा, क्योंकि भारी मशीन खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए और विदेशों से वो मशीनें आयात करवानी पड़ेगी, जिसमें हमारे देश के संसाधन बिक करके और वो मशीनें आएगी। वैसी अवस्था में उन मशीनों की जगह पर हम कम, चूंकि हमारे यहाँ मजदूरों की संख्या काफी है, अतः कम मजदूरी पर मजदूर काम करने के लिए अवेलेबल भी हो जाएंगे, उत्पादन भी होगा, बेरोजगारी का भी निदान होगा, और उसके साथ साथ जो है हम खर्च से भी बचेंगे। तो इसको हम बोलते हैं श्रम गहन तकनीक। पूंजी गहन तकनीक, जहां जो देश, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंचा हो, या जो अमीर देश हो, जैसे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कंट्रीज का प्रति व्यक्ति इनकम इंडिया से 80 गुना के लमसम ज्यादा है। वहां क्या है, न्यून जनसंख्या से ये लोग न्यून जनसंख्या की समस्या को झेल रहे हैं। पता है ना कि न्यूजीलैंड की सरकार ने घोषणा कर रखी है कि कम से कम 2 बच्चे, एक देश के लिए और एक अपने लिए। तो ये वो न्यून जनसंख्या से जूझ रही है। वहां क्या है, वहां संसाधन काफी है, लेकिन संसाधन को उपयोग में लाने वाले हाथ कम है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर
पूंजी गहन तकनीक अपनाई जाती है, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हैं, अतः भारी मशीनों से काम करवाया जाए। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहां नोट्स में डाला हुआ है, आप ध्यान से इसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही नाम याद रखिए। हिंदी में याद रखने की कम कोशिश कीजिए, अंग्रेजी में ही रखिए। ये हिंदी ज्यादा चलने वाला नहीं है इंटर के बाद। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आगे हम आते हैं, अब खेती में भी दो तरह की बातें आती है। एक जो है यहां पर साफ दिया हुआ है इंटेंसिव टेक्निक, इंटेंसिव कल्टीवेशन, और दूसरा है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी गहन खेती और विस्तृत खेती। गहन खेती क्या है? जब भूमि की मात्रा कम हो तो उस अवस्था में गहन खेती की जाती है, यानी एक ही सीजन में कई फसल उगाया जाता है। और जब भूमि की मात्रा अधिक हो तो विस्तृत खेती की जाती है। जैसे अमेरिका में भूमि की मात्रा काफी है, क्योंकि भारत से 3 गुना बड़ा है और जनसंख्या भारत से 4.5 गुना कम है। अमेरिका की आबादी वर्षों से 32 करोड़ के 30 से 32 करोड़ के आसपास ही स्थिर बनी हुई है, तो वहां भूमि की समस्या कभी आई ही नहीं। तो इस तरह से वहां पर विस्तृत खेती भी कर सकते हैं। अब यहां पर एक चित्र दिखाया गया है टेक्निक से संबंधित। आप देखिए भारत में यह धान रोपाई का काम चल रहा है। तो यह धान रोपाई का काम आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में मजदूरों के द्वारा करवाया जा रहा है, तो इसको हम श्रम गहन तकनीक कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये आप देख रहे हैं चित्र में कितनी बड़ी भीड़ है। भारत की जनसाधारण की आबादी है। इन जनसाधारण की आबादी के हम आय का अनुमान करते हैं कि इनकी इनकम कितनी है। अगर सामान्य इकोनॉमी रही तो इस इनकम को आधार बना करके ही हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। अगर आपके देश में गरीबों की संख्या अधिक है तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तय बात है। और अगर आपके देश में अमीरों की संख्या अधिक है तो वहां आरामदेह वस्तुओं और तकनीकी वस्तुओं के उत्पादन पर खर्च होता है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की व्यवस्था कैसी है। पूंजीवादी प्रणाली है, मिश्रितवादी प्रणाली है, समाजवादी प्रणाली है। पूंजीवादी प्रणाली हमेशा लाभ से प्रेरित होती है। जैसे एक साधारण सी घटना आप मान लीजिए, आज तो मोबाइल घर घर में आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं। जिस दिन मोबाइल बहुत कम था और वो क्या निकाला था, नोकिया अपना छोटा सा मोबाइल, और उसके साथ आया था कंपटीशन में मोटरोला, एयरटेल का फिक्स सिम लेकर के। भारत में वो आया, पता है, भारत में 1500 का मोबाइल लेकर आया था मोटरोला, यूएसए की कंपनी। जबकि यूएसए में उसकी अपनी मोबाइल के कहीं भी 75,000 रुपए से कम कीमत नहीं थी। क्या है, उसने अनुमान लगाया कि भारत के लोग कैसे मोबाइल खरीद सकते हैं, और भारत जैसे विशाल आबादी के मार्केट को छोड़ना नहीं है। 1 अरब 21 करोड़ उस समय जनसंख्या थी। 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या में उनका मोबाइल बेचना था। 1 अरब 2 करोड़ से 1 अरब 21 करोड़ के बीच, 2001 से 2021 या 11 के बीच की जनसंख्या में बोल रहा हूं। तो अब सोचिए, यदि अमेरिका में उनकी 75,000 की मोबाइल 5 लाख बिकते, लेकिन हिंदुस्तान में उनकी 1500 रुपए की मोबाइल अगर 2 करोड़ बिक रहे हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 करोड़ भारी पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हम यही न कर सकते हैं कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। उसका एक सर्वोत्तम उदाहरण मिल रहा है कि आप ये देखें कि आपकी जनता का इनकम कैसा है और हमारी वस्तुओं की खरीदारी, कैसी वस्तु हमारी बिकेगी, ये कैपिटलिस्ट पैटर्न में सोचता है। और समाजवादी पैटर्न में ये सोचता है कि हमारी जनता कैसी है, हम अमीरों के लिए वस्तु पहले हम गरीबों के लिए वस्तु उत्पादन करें, ताकि उनका एक लेवल आए, उनके पास शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया हो, ताकि वो भी विकास में आगे भागीदार बने। तो हम उनकी तरह की सोच की वस्तुएं निकालते हैं, उनकी ज़रूरतों के अनुसार वस्तुएं निकालते हैं। चले अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, कुशलता में आते हैं। कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तीर के निशान से दिखाया गया है कि आप अपने साधनों का प्रयोग कैसे कीजिएगा। तो साधनों का प्रयोग में ये यहां पर है, सबसे पहले इफेक्टिवली यानी प्रभावी होना चाहिए, यानी साधन निरर्थक मेरे नहीं जाने चाहिए। गंगा की पानी बंगाल की खाड़ी में बह जाए इसी बेमतलब के, ये साधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हुआ। दूसरा है इफिशियंसी, कुशलता से उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी बढ़िया विश्वविद्यालय से एमए पास किया हुआ व्यक्ति एक लेबर का काम करते रहे,
ये साधन का कुशल उपयोग हम नहीं कहेंगे। इकोनॉमिकली बचत हो, हम साधनों का ऐसा उपयोग नहीं करें कि हाँ उस साधन का अपव्यय होते चला जाए। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा गया है इसमें। अब कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या में दो तरह की समस्या आती है। पहला है कुशलता की समस्या और दूसरा है साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। कुशलता की समस्या क्या है? इसमें पहला आता है तकनीकी कुशलता। तकनीकी कुशलता का मतलब यह है कि तकनीक का ऐसा प्रयोग कीजिए कि बिना किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाए किसी अन्य वस्तु को उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। साफ हमने इसमें चर्चा की है, ताकि बिना एक वस्तु का उत्पादन घटाए दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आपके पास यह तकनीक होनी चाहिए। दूसरा है आवंटन विषयक कुशलता। आवंटन विषयक कुशलता में हम देख सकते हैं कि वस्तु उत्पादन का ढांचा जो है उपभोक्ताओं के अधिमान या पसंद के अनुसार हो। अधिमान का मतलब यानी उपभोक्ता किसको ज्यादा वरीयता देता है। उपभोक्ता जैसे जाड़े का टाइम है तो जाड़े के टाइम में साधारण वस्त्र की तुलना में ऊनी वस्त्र को वरीयता देगा, तो उसमें आपको जो है आवंटन में उत्पादन के लिए आवंटन जो है वो ऐसी वस्तु का करना होगा जिसका उपभोक्ता मांग करे। साफ शब्दों में हमको यही कहना है कि वो ऐसी वस्तुओं के लिए जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति हो जाए। तीसरा उपभोग अथवा वितरण विषय कुशलता। उपभोग और वितरण विषय कुशलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कल्याण अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। उपभोग और वितरण विषय कुशलता का मतलब यह है कि बिना किसी की संतुष्टि को घटाए हम दूसरे की संतुष्टि नहीं बढ़ा सकते। कहने का मतलब कि अगर आप वर्तमान वितरण से संतुष्ट नहीं हैं, वितरण किस चीज का? तो राष्ट्रीय आय का, यानी उत्पादित वस्तुओं का आय का, जिसके पास जितना हिस्सा होगा उतना ही ना वो वस्तु खरीदेगा, यानी वस्तुओं पर उतना ही अधिकार होगा। तो उत्पादित वस्तुओं के वितरण से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और पुनर्वितरण करना चाहते हैं तो उस पुनर्वितरण में यह ध्यान रखिए कि किसी का अन्य व्यक्ति की संतुष्टि घटना नहीं चाहिए। दूसरे का बढ़ जाए तो बढ़ जाए। अगर आपका एक को घटा के दूसरे को बढ़ाते हैं तो वो कुशलता नहीं कही जाएगी। कहने का मतलब कि सबसे बेस्ट जगह पर पहुंचा देना, यानी सारे की संतुष्टि सबसे मैक्सिमम हो। किसी का इधर उधर आप किए तो संतुष्टि बढ़ने की बजाय घट जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हम एक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, एक बी व्यक्ति भी वस्तु का उपयोग कर रहा है। हमको अगर 10 उपयोगिता मिलती है और उस व्यक्ति को 8 मिलता है तो देश का टोटल उपयोगिता हो गई 18। अगर हमसे उस वस्तु को हटा करके उस व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके पास तो 8 ही मिल रहा था, हम तो हो गए 0। लेकिन उसके पास दूसरी वस्तु गई तो उस वस्तु के लिए उसको उतनी तीव्रता उतनी चाह नहीं थी, तो वो क्या हो गया, 10 के बजाय उसके पास उस वस्तु का भी उपयोगिता 8 हो गया। अब दोनों वस्तु तो उसके पास है और दोनों 8-8 दे रही है, तो 8-8 16 रह जा रहा है ना, पहले मिल रहा था 18। तो ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि चेंज करने पर टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़े नहीं, वैसी स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाएगी। जैसे आप सोच लो, आप सबसे आराम में कब रहते हो? जब बढ़िया से नहा उहा के खा पी लेते हो, तब बढ़िया से नींद आती है, उसको संतुलन कहते हैं। जहां से हम हिलना नहीं चाहे, इधर उधर गए तो दोनों में लॉस। अब ये जो है उत्पादन संबंधी कुशलता और उपभोग संबंधी कुशलता, ये कल्याण अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, जिसको हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के संदर्भ में भारत का एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। इनकी खासियत था कि 1943 के बंगाल के अकाल को 12 वर्ष की आयु में इन्होंने देखा था। बंगाल के सड़कों पर लाखों भूखे को मरते इन्होंने देखा था, और इन्होंने उसी टाइम में अपने मोहक बचपन वाली नेचर में एक तरह से कसम खाई थी कि अगर हमको कुछ काम करना है तो दुनिया से भूख मिटाने के लिए करना है। यह अमर्त्य सेन पहले फिजिक्स का स्टूडेंट और बीएससी के बाद यह अर्थशास्त्र विषय इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और कल्याण अर्थशास्त्र में इन्होंने पूरे वर्ल्ड में भारत का ध्वजा फहराया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्र में ये पूरे एशिया में पहला व्यक्ति हुए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको ये, आपको याद होगा जब जगदीश चंद्र बसु ने पौधे की पीड़ा के बारे में खोज की थी, तो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जगदीश चंद्र बसु हम समस्त एशिया वासियों के लिए गौरव की बात है। तो अमर्त्य सेन भी समस्त एशिया वासियों के लिए गौरव की बात, क्योंकि पहला व्यक्ति जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पाया है। इनकी एक किताब के सहित मैंने फिगर रख दिया है, जिसको मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश की। बहुत पतली सी किताब है, लेकिन बहुत ही तागड़ा मस्तिष्क चाहिए समझने के लिए। मूल इसका नाम है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विषमताएं। चले अब हम आगे बढ़ें। साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। साधन के पूर्ण उपयोग की समस्या का मतलब यही समझिए संक्षेप में, हम ज्यादा नहीं खींचना चाह रहे हैं, कि एक खेत है, उस खेत की क्षमता यदि 20 क्विंटल उत्पादन की है, लेकिन उससे हो रहा है 10 क्विंटल, तो यह साधन के पूर्ण उपयोग नहीं हुआ, यह कम हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप व्यवहारिक पढ़ाई में आइए। आप नहीं जानते हैं या जानते होंगे, जो खेत पर जाते होंगे जानते होंगे। एक बार आप छात्र होने के नाते यदि भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हो, तो इस समय बरसात का मौसम है, खेत में होलाओ, वहां जाओगे आपको पता चल जाएगा। और उतना से भी नहीं पता चलता है तो अपने बाप और दादे से पूछो, अपने गार्जियन से पूछो, पिताजी पहले कैसे खेती होती थी? बाउग बुना जाता था। बाउग शब्द सुने ही नहीं होगे, पूछना जरूर, घर पर पूछना बाउग क्या होता था। धान का बिजड़ा ऐसे ही छींट दिया जाता था। धान का बिजड़ा छींट देने पर उसका बहुत बड़ा बड़ा डांट होता था, और जब उपजने का टाइम होता था तो वो गिर जाता था। बीघे में 6-7 मन होता था, 10 मन होता था, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो हुआ। आज धान कितनी हो रही है? बीघे में 60 मन, यानी 8 से 10 गुना बेहतर फसल आज होना शुरू हो गए। ये साधनों के पूर्ण उपयोग उस समय नहीं था। अब उसके उस आधार को माने तो साधनों का पूर्ण उपयोग अब अपनी जगह पर जा रहा है। लेकिन जो ही तकनीक चेंज होती है, फिर पुराना साधन कम उपयोगी हो जाता है, फिर उसमें बेहतर होने की कोशिश होती है। मैंने इस संदर्भ में आचार्य नरेंद्र देव की एक किताब पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, उस किताब का नाम था राष्ट्रीयता और समाजवाद। उसमें उन्होंने लिखा था, भारत के किसान भाग्य पर होते हैं और अमेरिका के किसान कार पर चलते हैं, क्योंकि भारत में या अमेरिका में भारत से 20 गुना ज्यादा फसल होती है। मैं अचंभा में हो गया, कौन सी खेत थी? मेरे यहाँ कट्ठा में 2 मन, तो वहां 40 मन कैसे होता है? लेकिन जब मैं अपने बचपन से आज 45 वर्ष की आयु तक के अपने ही खेती को देखने लगा, तो लगा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी 6 और 7 मन उपजते हुए देखा है बीघे में, और आज 60 मन भी उपजते हुए देख रहा हूं। मैं अपनी लाइफ में जब 10 गुना बढ़ते देखा, तो यूएस में क्यों नहीं हो सकती है? उसके पीछे और भी तो कारण है कि वहां कम कीमत वाले की जगह पर अधिक कीमत वाले फसल भी उपजाए जा रहे हैं। मतलब तो अल्टीमेटली कितना कैश आ रहा है एक फसल से, इससे मायने रखता है। तो 20 गुना आराम से आ रहा हो, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी से खेती होती है। तो हम यही कह रहे हैं कि मूल समस्या यहां पर क्या है साधनों के पूर्ण उपयोग की, कि एक तरफ है कि सारे संसाधनों को रोजगार दो। संसाधन अगर रोजगार में नहीं है तो ये अच्छा उपयोग नहीं है। संसाधन का मतलब आदमी से लेकर के वस्तुएं तक, लेबर से लेकर के भूमि तक सब उपयोग में होना चाहिए। आपका जो है नदी के पानी तक भी बेकार नहीं जाना चाहिए। पहले इनको सबको रोजगार, और ये सारे जो रोजगार में हैं, क्या ये अपनी फुल कैपेसिटी से उत्पादन कर रहे हैं अभी के वर्तमान तकनीक के अनुसार? यदि वर्तमान तकनीक के अनुसार फुल कैपेसिटी से उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो ये पूर्ण उपयोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें समृद्धि की समस्या। समृद्धि का मतलब क्या है? आय में वृद्धि, देश की आर्थिक स्थिति में वृद्धि, जिसको कहते हो जीडीपी ग्रोथ रेट। इसमें थोड़ा सा समझ लेना, हम इसको जीडीपी के सिंबल से दिखा भी रहे हैं। किसी देश के विकास को ये ग्रीन से दिखाया जा रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, और हरास को लाल से दिखाया जा रहा है। जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी घर के अंदर का उत्पादन, घर से बाहर नहीं। एक वर्ष के अंदर जो घर के अंदर का उत्पादन हुआ उसको। अब ये प्रत्येक देश की समृद्धि की समस्या है, यानी हर देश कहता है कि हम पिछले साल की तुलना में इस साल इतना % की विकास ज्यादा करें,
पिछले साल अगर मैंने 100 रुपया कमाया था तो इस बार चाहेगा कि 110 रुपया कमाए, यानी 10% का विकास ज्यादा बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 10% के हिसाब से यह ग्रोथ रेट कहलाएगा। यही लिखा हुआ होता है पेपर में कि भारत की जीडीपी 7%, 8%, -7%। -7% का मतलब क्या हुआ कि 100 था से घट के 93 हो गया। तो ये यही परसेंट होता है। तो ये प्रत्येक देश इस समस्या से जूझ रहा है। अल्प विकसित देश या विकासशील देश अपनी बढ़ती जनसंख्या के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ अपने संसाधनों को इस प्रकार लगाना चाहते हैं ताकि इस परिवर्तनशील दुनिया में वो आगे बढ़ते रहे, जबकि विकसित देश अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे विकसित देश, ये तो कोरोना काल है, अलग मैटर है, सामान्य काल में भी 0 पॉइंट के रेट से विकास करते हैं, 0% की रेट से विकास करते हैं, 1% की रेट से विकास करते मिलेंगे, माइनस में भी -0.1 कुछ इस तरह से चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप पेपर या न्यूज पढ़ करके कभी कभी अचंभित हो जाते होंगे कि जब वो सुना होगा वो काल कि भारत 8% की रेट से विकास कर रहा है, अमेरिका तो 1%, तो आपके दिमाग में लगता होगा कि तो भारत सबसे अमेरिका से विकसित हो गया। नहीं, आप ये सोचो कि आपकी उम्र जब 2 साल थी तब कितना तेजी से बढ़ते थे, जब 11 साल हुआ तब कितना तेजी से बढ़े, और जब 21 साल होने वाला है तब कितना तेजी से बढ़े। जब 21 साल के हो गए तो आपकी वृद्धि रुक गई। आप में खालीपन था, भारत के संसाधन खाली पड़े हुए हैं, तो उसमें जैसे ही पूंजी और श्रम लगाएंगे उत्पादन तेजी से होना शुरू हो जाएगा। जबकि विकसित देश के संसाधन तो पहले ही उत्पादन उगल चुके हैं, अब उनमें ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तकनीक चेंज से थोड़ा बहुत जरूर बढ़ता है। यही कारण है कि विकसित देश उच्च तकनीक पर भरोसा करके चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके पास क्या है कि अभी साधने बेरोजगार पड़ा हुआ है और वर्तमान तकनीक से कुशल उपयोग नहीं है। अतः इस समृद्धि के को है हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब हम संक्षेप में आते हैं कि पूरे दुनिया में 3 तरह की प्रणाली है और इन तीनों तरह की प्रणालियों में केंद्रीय समस्या है। मैंने पहले भी कहा है, पूंजीवादी प्रणाली, बस सेकंड में इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें निजी तंत्र की व्यवस्था होती है या निजी पूंजी लगाने की सुविधा होती है। मूल रूप से हम कहें कि ये बाजार व्यवस्था से चलती है। बाजार व्यवस्था क्या है कि ये सरकार द्वारा तय नहीं होती है, वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर यह तय होती है, यानी एक तरह से लाभ के आधार पर। इसमें उत्पादक अपनी पूंजी लगाता है और उत्पादक लाभ से प्रेरणा पा करके ही उत्पादन करता है, और लाभ की प्रेरणा के आधार पर वह कैसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकता है बशर्ते कि उसका मांग हो, चाहे वो जनता के लिए लाभदायक हो या हानिकारक, इससे उसका मतलब नहीं है। हां, उसको बाइंड गवर्नमेंट करती है जगह जगह पर कि आपको यह वस्तु नहीं उत्पादन करना, यह नहीं करना, लेकिन उसकी बस चले तो वो किसी भी तरह की वस्तु का उत्पादन कर सकता है बशर्ते कि उसको लाभ मिले। दूसरा है समाजवादी। इसमें क्या है, वहां तो कीमत यंत्र के आधार पर हुआ। पूंजीवादी में इसमें पूरे देश के संसाधन का योजना आयोग आकलन करता है, केंद्रीय योजना आयोग, कि हमारे पास संसाधन क्या है और कौन कौन से जनता के लिए पहले जरूरी काम है उस पर खर्च करते हैं। यह समाजवादी प्रणाली में ऐसा होता है, केंद्रीय समस्या का हल। और मिश्रितवादी में, मिश्रित नाम ही है, इसका मतलब ये कुछ पूंजीवादी और कुछ समाजवादी, तो कुछ निजी तंत्र भी और कुछ सरकारी तंत्र भी, कुछ कीमत यंत्रावली भी, यानी कीमत के आधार पर भी तय होगा कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, और कुछ सरकार के आदेशानुसार भी। आगे अब हम चलते हैं, इन सारी समस्याओं को अध्ययन अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांट के किया जाता है। ये 5 भाग बिल्कुल याद रखिएगा, इंटर में भी ये जरूरी है और कंपटीशन में भी जरूरी है। अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। अब इनको हम बारी बारी से 2-2 लाइन में चले आते हैं। उपभोग किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष और अंतिम प्रयोग ही उपभोग है। प्रत्यक्ष प्रयोग और अंतिम प्रयोग। प्रत्यक्ष, सेव लिया, हाथ में लिया और खा गया, प्रत्यक्ष हुआ, और अंतिम हुआ, इसके बाद अब कोई प्रयोग उसका होने वाला नहीं है। कोई मेडिएटर बीच में नहीं था,
डायरेक्ट मैं और सेव। अब कुछ समस्याएं आपको यह समझने में आएगी, जैसे आप कहिएगा ये कार तो खत्म नहीं हुआ, तो कार का लाइफ तो कमजोर हुआ, और जितने उसके दाम में गिरावट आई उतना उपभोग हो गया। अगर एक कार 5 साल तक चलेगी और आप 2 साल चला लिए हैं, 10 लाख की कार है, इसका मतलब है कि 4 लाख आप यूज कर चुके हैं, वो भी उपभोग हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि उपभोग का मतलब मूल रूप से है कि वस्तुओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम प्रयोग, और अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि उपभोग ही अर्थशास्त्र का आदि और अंत है। उपभोग के लिए ही सारे कार्य होते हैं और उपभोग पर ही सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। हमको ये कपड़ा चाहिए, इसके लिए उत्पादन शुरू हुआ, जब कपड़ा यूज कर लिया तो इस कपड़े की क्रिया बंद हो गई। आगे उत्पादन, उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन किस लिए? लोग मांगते हैं वस्तुओं का तन उत्पादन, तो लोग मांग किस लिए करेंगे? क्योंकि वस्तु उपयोगी है। अर्थात जनता की उपयोगिता का सृजन जो करता है वह उत्पादक होगा, और जो वस्तु निकालेगा वह उत्पादन कहलाएगा उस उपयोगिता के सृजन के लिए। और जो इस उत्पादन में सहयोग करते हैं, साधन जिसके दम पर उत्पादन होता है, उसको हम उत्पादन के साधन कहते हैं या आगत कहते हैं। अगला विनिमय, उत्पादन हो जाने से वह कोई व्यक्ति उपभोग नहीं कर लेगा, या उत्पादन के लिए भी वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। यह खरीद बिक्री कहां होगी? तो बाजार में। बाजार क्या है? जहां वस्तुओं का लेन देन हो। वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को विनिमय कहते हैं। यह उत्पादन के लिए भी होता है और उपभोग के लिए भी होता है। उत्पादन के लिए मशीनरी की खरीदारी बाजार में ही होगी, और उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीदारी। चौथा है वितरण, जिसके बारे में हम यहां बता चुके हैं। राष्ट्रीय आय का विभिन्न साधनों के बीच में बंटवारा को हम वितरण कहते हैं। किसका हिस्सा कितना गया, यानी लेबर को क्या मिला, भूमिपति को क्या मिला, साहसी को क्या मिला, व्यवस्थापक को क्या मिला, इसको हम वितरण कहेंगे। सच मायने में कहें कि राष्ट्रीय आय में RIW और P का हिस्सा ही वितरण है। अब अंतिम, और इस पर हम मूल रूप से थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिसको हम राजस्व कहते हैं। जब से दुनिया में लोकतंत्र बढ़ता गया, अर्थशास्त्र के इस भाग का महत्व बढ़ता गया। 1930 में जब दुनिया की महामंदी आई थी, और जब केन्स की जनरल थ्योरी ने भूचाल मचाया और तमाम पुरानी धारणाओं को खंडित करते हुए चला गया, खुद केन्स अपनी ही धारणा को खंडित किए। 1923 और 1927 में केन्स ने 2 किताबें लिखी थी, ए ट्रीटाइज ऑन मनी एंड ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, जिसमें पुरानी धारणाओं पर ही मार्केट व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। लेकिन वही केन्स जब गहराई से सोचे तो 1936 में एक किताब लिखी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको हम कहते हैं सामान्य सिद्धांत। जीएस में प्रश्न भी पूछेगा और इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सामान्य सिद्धांत के लेखक कौन है? कहा जाता है दुनिया की 10 महत्वपूर्ण किताबों में एक सामान्य सिद्धांत है, यानी उतना ही महत्व है जितना चार्ल्स के डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, उतना ही महत्व है जितना कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल की, उतना ही महत्व केन्स के जनरल थ्योरी की। जब उन्होंने 1936 में किताब लिखी, और उससे भी बढ़कर 1945 में जब IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना उनके मार्गदर्शन में हुई, और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट को न्यू डील पॉलिसी के तहत पत्र लिखा, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मंदी को भगाना है तो गैर उत्पादक काम करवाइए, उत्पादक काम करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्पादन तो पहले ही से बढ़े हुए हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। और गैर उत्पादक काम करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कीजिए, स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, हॉस्पिटल बनाइए, रोड के पत्ते बुढ़ावाइए, ताकि जनता की इनकम बढ़ेगी, नई वस्तु नहीं आएगी, और जनता की इनकम बढ़ेगी तो वो बड़ी वस्तुओं को खरीदेंगे, और जो ही खरीदेंगे उत्पादक को लाभ होगा, और लाभ होगा तो उत्पादक अपने आप फिर पूंजी लगाना शुरू कर देगा लाभ के चक्कर में। उन्होंने तो मजाक में यहां तक कह दिया कि अगर इससे भी मंदी दूर नहीं होती है तो पूरे ट्रेजरी के डॉलर को गड्ढे में भर दीजिए और मजदूरों से कहिए कि आधे पर निकाले। खैर इतना तो ये तो काम नहीं हुआ, लेकिन उनके बाकी जितने भी सलाह थे उसको फ्रेडरिक रूजवेल्ट ने फॉलो किया, और अमेरिका 1930 की महामंदी से निकला। और तब यह धारणा कि सरकार सिर्फ समाजी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही खर्च करती है या खर्च पर अधिकार रखती है, यह धारणा खंडित हो गया। और 1930 के बाद पूंजीवादी सरकारों ने भी
अर्थव्यवस्था में सरकारी आय और सरकारी व्यय का महत्व देना शुरू कर दिया है कि जब भी अर्थव्यवस्था अपनी पटरी से बेपटरी हो तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना होगा। यानी हस्तक्षेप का माध्यम क्या होगा? आय और व्यय। यदि मार्केट में पैसे बढ़ जाते हैं जिससे महंगाई आ जाती है तो पैसे को टैक्स से सरकार खींचे, और यदि मार्केट में पैसे कम जाते हैं, मंदी आती है, तो सरकार जो है टैक्स की दर को कम करके पैसे को बढ़ाने की कोशिश करे। इसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि तमाम सरकारी लेन देन को हम राजस्व में लाते हैं। अब इसको राजस्व का जो है इसको विस्तृत रूप से हम 12th में पढ़ेंगे, और इसमें आप केंद्रीय बजट के सहारे इसको देख सकते हैं। यही सरकार का आय और व्यय पक्ष है। रुपया आता है, रुपया जाता है। आता है मीन्स आय पक्ष और जाता है मीन्स व्यय पक्ष। इस तरह से हम इसका निदान ढूंढते हैं राजस्व के अंदर, और देश की अर्थव्यवस्था को मंदी और स्फीति के ऊंचा वचन से हम सीधा ऑरिजेंटल पर लाने की कोशिश करते हैं, न शीर्ष पर और न गर्त पर। अब ये लास्ट है आपके लिए गृह कार्य, हम थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, कोई ज्यादा नहीं है। इसमें है बहुत आसान से प्रश्न है और सारे ये नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे आदि और अंत किसको कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं को। तो अभी हम आपको बताया कि उपभोग को कहते हैं। सरकारी आय व्यय का अध्ययन कौन सा है? तो राजस्व है। उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है, और ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बस आज इतना ही। अगली क्लास से स्टैट में हम आ जाएंगे, सांख्यिकी में आ जाएंगे। धन्यवाद।